अम्बेडकर ने जिस उत्तेजना और सच्चाई को बयां किया, उससे लोगों के दिल कांप उठे। जब दलितों की वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। गांधी एक संत की तरह माने जाते थे। उनकी बातों को काटना कांग्रेस के वश में नहीं था, लेकिन अम्बेडकर ने न सिर्फ उनकी बातों को काटा, बल्कि ये साबित कर दिया कि गांधी अछूतों के नेता नहीं हो सकते। जब दिसंबर के अंत में गांधी भारत वापस आए तो एक तरफ जहां दलितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, वहीं ऊंची जातियों ने अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताया। यानी तस्वीर साफ थी, दलितों के लिए अम्बेडकर गांधी से कहीं बड़े नेता बन चुके थे। फिर वो वक्त भी आया जब देश के लिए अम्बेडकर को गांधी से समझौता तक करना पड़ा। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इस अवार्ड को मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिल गया। इसके साथ ही दलितों को 2 वोट के साथ कई और अधिकार भी मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। अम्बेडकर का मानना था कि दलितों के 2 वोट का अधिकार उनकी प्रगति में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके साथ ही मैकडॉनल्ड अवार्ड में दलितों को शासन और प्रशासन के साथ साथ न्यायपालिका में बराबर की हिस्सेदारी देने की बात भी थी। लेकिन महात्मा गांधी दलितों को दिए गए इन अधिकारों के विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। ये विडंबना ही थी कि महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर तो थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे अछूत हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, जिससे हिंदू समाज और हिंदू धर्म का पतन हो जाएगा। इसके विरोध में पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को कई पत्र लिखे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये गांधी का आखिरी अस्त्र था। उन्होंने कहा कि वो अछूतों के की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। चारों ओर इस पर लिखा जाने लगा। अम्बेडकर पर अछूतों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अम्बेडकर के पुतले तक जलाए गए। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर ऊंची जाति के लोगों ने दलितों की बस्तियां तक जला डाली। फिर भी देश के बड़े नेताओं को समझ नहीं आया। अंततः देश और राष्ट्र का हवाला देकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया कि वो जाकर गांधी से मिले। भीमराव अम्बेडकर गांधी से मिलने के लिए 24 सितंबर 1932 की शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। तब तक गांधी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। यहां महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। भीमराव अम्बेडकर ने बेमन से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में अछूतों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दिया गया। गांधी ने अपने इस अनशन से एक बहुत बड़ा बदलाव आने से रोक दिया था। ये एक ऐसा बदलाव था जो अछूतों को एक अलग धर्म और एक अलग समुदाय की तरह ट्रीट करता और एक झटके में उन्हें राजनीतिक रूप से सवर्णों की बराबरी में ला देता। यही कारण था कि अछूत समाज के नेताओं ने पूना पैक्ट का विरोध किया था, जिसके चलते अम्बेडकर को दोनों तरफ के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। लेकिन गुलामी से जूझ रहे देश के लिए अम्बेडकर को ये कुर्बानी भी देनी पड़ी। बाद में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट का विरोध करते हुए इस पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर 24 सितंबर 1982 को अपनी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेस, यानी चमचा युग, द चमचा एज। कांशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्हें हिंदुओं द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मजबूर किया गया। ये थोपे हुए प्रतिनिधि अपर कास्ट हिंदुओं के चमचों के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांशीराम ने कहा था कि 24 सितंबर 1932 के दिन दलितों को चमचा युग में ढकेल दिया गया, जिसके बाद नेता नहीं सिर्फ चमचे पैदा होते रहे। पूना पैक्ट के बाद ऊंची जातियों को शांति मिल गई। हालांकि मंदिर में प्रवेश और अछूतों द्वार जैसे कदम उठाए जा रहे थे, फिर भी मूल रूप में ये सामंतवादी कदम ही थे, क्योंकि वर्चस्व ऊंची जातियों का ही था। अम्बेडकर ने कहा था, ना तो महात्मा गांधी अमर हैं और ना ही कांग्रेस। इस देश में कितने महात्मा आए और गए, लेकिन अछूत तो अछूत ही बने रहे। गांधी ने छुआछूत और जाति को मिटाने के लिए आमरण अनशन क्यों नहीं किया? लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी की सोच में इसके बाद कोई बदलाव नहीं आया। अम्बेडकर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी नजर को कई बार दुरुस्त किया। 21 मार्च 1936 के हरिजन के अंक में गांधी लिखते हैं, जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धमकी का बम हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हर चंद कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे समय में सुवर्ण सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। ये तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार इतना खराब है कि देश भर के हरिजनों को गुस्सा आता है। आश्चर्य यही है कि सिर्फ इतने ही दलितों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ दिया। ये तो उनकी प्रशंसनीय वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। लेकिन गांधी को लेकर अंबेडकर की राय अलग थी। 26 फरवरी 1955 को जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाही, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिमी देश गांधी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। वो देश के इतिहास का हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के दिमाग से जा चुकी हैं।
गांधी ने ही दलितों को हरिजन कहना शुरू किया था और फिर एक वक्त आया जब हरिजन कहने के लिए एक दलित लड़की मायावती ने भरे मंच से सोशलिस्ट लीडर राजनारायण को धो दिया था। फिर वो भी वक्त आया जब दलित समाज के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल ही बंद हो गया, क्योंकि ये शब्द अपमानजनक लगता था। खैर, पूना पैक्ट और उससे पहले की घटनाओं से मची उथल पुथल ने अंबेडकर को दलित राजनीति के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया था और आने वाले वक्त में अंबेडकर ने अपनी राजनीति और एक्टिविज्म को एक नई दिशा दी। पूना पैक्ट से हताश हुए अंबेडकर हार मानने वाले नहीं थे। वो अपने समाज के लोगों के लिए बराबरी का हक चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए हर तरीके से प्रयास किया। अभी तक सिर्फ थ्योरी चल रही थी, लेकिन अब शुरू हुआ प्रैक्टिकल। दलितों के मंदिर प्रवेश, एक जगह पानी पीने, छुआछूत और जाति पाति मिटाने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे, जैसे 1927 में मनुस्मृति दहन, 1928 में महार सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह, 1935 में येवला सम्मेलन में हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान। इन सब प्रयासों ने दलित समुदाय को इकट्ठा होकर अपना हक मांगना सिखाया और प्रतिनिधित्व का डर उनके दिल से गायब कर दिया। यही नहीं, अंबेडकर ने शोषित समाज को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवाया, जिसके लिए साल 1927 से लेकर 1956 तक उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 वीकली और फोर्टनाइटली मैगजीन्स का संपादन किया। इन प्लेटफॉर्म्स की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दलित समाज में आज भी खुद के विचार रखने के लिए गहमा-गहमी रहती है, क्योंकि आज भी मीडिया में उनकी भागीदारी पूरी नहीं है। यही नहीं, दलित स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने काफी काम किया ताकि इन वर्गों से आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, जिसके लिए अंबेडकर ने कई जगह दलित छात्रों के लिए हॉस्टल्स, नाइट स्कूल, लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को शुरू करवाया। अंबेडकर ने पढ़ाई के साथ साथ उनको कमाई के साधन भी मुहैया करवाए, क्योंकि उन्हें पता था कि दलित छात्रों के लिए बिना इनकम के शिक्षा हासिल करना और उसे सस्टेन करना काफी मुश्किल था। फिर आया साल 1937। लाहौर के एक अधिवेशन के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो पेपर तैयार किया, उसे बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जाना गया। इस अधिवेशन को जात पात तोड़क मंडल ने आयोजित किया था, पर जिस कदर इस किताब में पाखंड को उजागर किया गया था, जात पात तोड़क मंडल भी इसे झेल नहीं सका। बाद में एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक अहम किताब बनी, जिसमें पहली बार जाति के हास्यास्पद गठन को बेहद ही समझदारी और क्लैरिटी के साथ बताया गया था। इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि आखिर जाति क्या है और ये आई कहां से। अब वक्त था पूना पैक्ट के बाद हुए नुकसान की भरपाई का। भारत आजाद होने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ऐसे में मुल्क को नई चीजों की जरूरत थी। अंबेडकर ने ऐसे मौके पर खुद को रीइन्वेंट किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अहम रोल था। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के साथ साथ बैंकिंग पर उनके द्वारा लिखे गए पेपर और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके सुझावों के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारत के निर्माण में तमाम कदमों के साथ ये भी एक बड़ा कदम था। संविधान का निर्माण तो बहुत बाद में आया, लेकिन देश के निर्माण में तो वो बहुत पहले से शामिल थे। अपनी राजनीति की शुरुआत में ही वो मजदूरों के संपर्क में आए थे और उनकी समस्याओं को वो बाखूबी समझते थे। उन्होंने सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि कानून के द्वारा उनकी मदद करने का प्रयास किया। मजदूर और कमजोर वर्ग के हितों के लिए और सीधे सत्ता में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। इसी पार्टी के बैनर तले 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में उन्होंने 17 में से 15 सीटें जीती। अंबेडकर ने सरकार में रहते हुए 8 नवंबर 1943 को भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया। ये विधेयक 1926 से अटका हुआ था। फिर स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के लिए लागू कराया। जनवरी 1944 में उन्होंने श्रम कल्याण निधि के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाकर उसे लागू कराया। फिर भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि लेबर, डेली मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमा पूंजी तथा श्रम विवाद से संबंधित नियमों को कानूनी जामा पहनाया जा सके। लोगों का शोषण रोकने के लिए ये बहुत क्रांतिकारी कदम थे। इससे पहले बहुत सी चीजें बर्बल होती थी, जिससे शोषण की संभावना ज्यादा थी। सन 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति यानी लेबर लॉ की नींव डाली। इसके बाद भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की, जो आज तक जारी है, जिसमें हर साल प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं। वायसरॉय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से अंबेडकर ने श्रम कल्याण के लिए वो सब किया जिसके लिए भारत का श्रमिक वर्ग और कामकाजी वर्ग अंबेडकर का ऋणी रहेगा। यही नहीं, भारत में नदियों को जोड़ने का आइडिया भी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया था। अंबेडकर ने 3 जनवरी 1944 को कोलकाता में सोन नदी, दामोदर घाटी और महानदी जैसी कई योजनाएं पेश की थी। ये पहल उनके द्वारा पेश भारत की पहली जल नीति के रूप में जानी जाती है, जो भारत में जल स्रोतों की उपयुक्तता के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में दर्ज है।
इससे नदियों को जोड़ना हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन को जोड़ना हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के रास्ते प्रशस्त हुए। अंबेडकर ने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का ढांचा पेश किया, जिसे 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। मतलब आजादी के पहले ही देश निर्माण प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद वो चीज भी हुई जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। भारत आजाद होने वाला था और इसके लिए संविधान लिखा जाना था। इस कार्य के लिए अंबेडकर से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं था। 7 सदस्यों वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो सारी चीजें खोज खोज कर लिखेगी। इस संविधान को लेकर भयानक डिबेट्स हुई। इस दौरान अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीचेस को आज भी याद किया जाता है। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंपकर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी भारत उसी लिखे हुए पर चलता है। यह कुदरत का एक अजब उपहार था जिसमें करोड़ों लोगों का देश अपने एक अछूत बेटे के हाथों से लिखे संविधान पर चलने वाला था। इस चीज ने उन सभी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया जो जाति को लेकर पाली जाती थी। यह था एनाइलेशन ऑफ कास्ट की दिशा में अंबेडकर का प्रैक्टिकल। फिर आजाद भारत में वो पहले कानून मंत्री बने। कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने 1951 में महिला सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड बिल पारित करवाने का प्रयास किया, लेकिन पाखंड और कंजर्वेटिव थिंकिंग से नाराज होकर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित उस विधेयक को बहुत ही वाटर डाउन कर कमजोर कर पास किया गया था। फिर भी बहुत कुछ बदल गया। औरतों को बहुत सारे हक मिल गए। अगर वो अपने मूल रूप में पास हो गया होता तो बात कुछ और होती। कहना ना होगा कि अंबेडकर अपने समय के सबसे मॉडर्न व्यक्ति थे। वो यहीं तक नहीं रुके। साल 1955 में उन्होंने भाषाई राज्यों पर अपने विचार प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और आसानी से प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 4-5 दशक बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ और अभी भी कई में मांग जारी है। ये सारी चीजें उनके नजरिए और भविष्य को देख सकने वाली आंखों के बारे में बताती हैं। इस्लाम और पाकिस्तान को लेकर अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल अलग था। एक तरफ वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की आलोचना करते थे, दूसरी तरफ मुसलमानों में कट्टर नेताओं के भी आलोचक थे। उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन को लेकर एक किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी, जो काफी चर्चा में रही। उनकी कुछ बातों को लेकर लगभग 2 दशकों तक उन्हें पाकिस्तान परस्त भी समझा जाता रहा और उनकी आलोचना होती रही, लेकिन सच ये था कि उन्होंने बहुत तार्किक बातें की थी। अंबेडकर का मानना था कि देश को 2 भागों में बांटना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और ऐसे विभाजन से सिर्फ नुकसान होगा, बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, जो कि हुई भी। 1941 में आई अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही धोया था, जो कि उनके लिखे पत्रों में झलकता है। उनकी मृत्यु के कई साल बाद उन्होंने जाति से ब्राह्मण नर्स शारदा कबीर से शादी की। उस वक्त विदेशी अखबारों ने लिखा था कि यह शादी यानी एक ब्राह्मण और अछूत की शादी किसी राजकुमारी और कॉमनर की शादी से भी अलग है, कहीं बहुत ज्यादा नियमों को तोड़ने वाली। अंबेडकर का यह कदम भी उनके एनाइलेशन ऑफ कास्ट की दिशा में एक कदम था। उन्होंने जो कहा वही किया। इसके बाद भारत में राजनीतिक सच्चाई भी दिखी। चुनाव जीतना बिल्कुल अलग खेल है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गए, जिसके बाद 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। लेकिन जाति को लेकर भारत में हो रही धीमी प्रगति से वो खुश नहीं थे। वास्तविक बदलाव कम और ड्रामा ज्यादा हो रहा था। 20 साल पहले उन्होंने कहा था, हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इस्लाम धर्म से लेकर ईसाई धर्म और सिख धर्म तक इन सारे धर्मों के लोग उनसे मिलते थे और ये सब अंबेडकर को अपने धर्म में शामिल कराना चाहते थे। लेकिन कैलुस्कर द्वारा बौद्ध धर्म पर दी गई किताब ने अंबेडकर पर काफी गहरा असर डाला था, जिसके चलते अंत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी आखिरी किताब का नाम द बुद्ध एंड हिज धम्मा था। इस किताब को पूरा करने के महज 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी जो वीर होता है वही पृथ्वी का उपभोग कर सकता है, यानी उस पर राज कर सकता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा और बौद्धिक क्षमता के बल पर अपने विरोधियों और अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। तो ये था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जिंदगी से जुड़ा पूरा किस्सा। अगर आपको सत्ताधीश का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जान